Good morning, students. Now we start our political science class, and we learn in this chapter the era of one party dominance, the scene of Congress dominance, how Congress dominate in three general elections 1952 to 1957, 1957 to 1962, and 1962 to 1967. And in these three elections Congress got clear majority, especially in first general election Congress secured 74% seats, and their opposition are very weak. Now we are moved our next topic, another topic, and it is the emergence of the opposition. Now we see in this chapter there are what is the role of opposition and who is the main opposition in Indian political system. तो हम विपक्ष के रोल को देखेंगे कि भारत में उस समय कैसा विपक्ष रहा। हालांकि हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके थे कि विपक्ष का रोल था। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, अच्छी सीटें जीती। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी थी, उसने भी अच्छी सीटें जीती, और भारतीय जनसंघ का भी स्थापना हो चुका था। उसके बाद वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक्चुअली आप देखेंगे 60 और 70 के एरा में तो विपक्ष थोड़ा सा और निखर करके आया सामने, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सिंडिकेट वगैरह के बारे में जानेंगे। कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट था तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि विपक्ष का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, और कांग्रेस से ही कुछ लोग टूट करके गए, विपक्ष का रोल अदा किया। स्पेशली 70 के एरा में आप देखोगे, 70-80 के एरा में तो वहाँ पे विपक्ष आपको ज़बरदस्त, या अपोजिशन जो है वो ज़बरदस्त आपको दिखेगा, और कांग्रेस के एक छत्र राज को वो हिला करके रख देंगे और पूरे भारत से कांग्रेस को हटा देंगे। ये आगे के चैप्टर्स में है, हम अभी केवल आपसे थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 52, 57, 62 इन सारे इलेक्शंस में विपक्ष था। ऐसा नहीं है कि कहीं विपक्ष दिखा ही नहीं, विपक्ष था। वो पार्लियामेंट में भी बैठा, और जो उसका काम होता है रूलिंग पार्टी के ऊपर एक नकेल लगा करके रखना, उनके अच्छे कामों और बुरे कामों दोनों को वाच करते रहना, गलत जगहों पे उनका विरोध करना, तो ये सारी चीज़ें विपक्ष करता रहा। और इस संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत सारे वक्तव्य हैं। नेहरू जी के साथ कश्मीर के इशू पे उनके ही इंटरव्यूज़ में हम लोगों ने कई बार देखा है, उन्होंने कहते हुआ ये कहा है कि कई बार उन्होंने नेहरू जी की बहुत तल्ख शब्दों में आलोचना की थी, और उस समय वो संसद में थे, नेहरू जी के समय अटल बिहारी वाजपेयी। तो विपक्ष का रोल उस समय बड़ा मजबूत था। और जो रूलिंग पार्टी थी वो भी आज की तरह नहीं थी कि विपक्ष मतलब एकदम वो दुश्मन है, वैचारिक दुश्मन है, व्यक्तिगत दुश्मनी आजकल तो दिखती है विपक्ष और सत्ता पक्ष में। ऐसा उस समय नहीं था। रूलिंग पार्टी भी बहुत सारे विपक्ष के योग्य व्यक्तियों को सरकार में शामिल करती थी। और सबसे बड़ी बात कि नेहरू जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेहरू जी का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि वो अपने आलोचकों को भी बड़ा सम्मान देते थे, और अपने पास बैठाते थे। क्रियान्वयन वगैरह में जो नीतियां बनती थी उनमें भी उनका राय लेते थे। बाकायदे किसी पॉलिसी पे विपक्ष के नेताओं से भी चर्चा करते थे। तो एक तरीके से बड़ा हृदय, विशाल हृदय रहा नेहरू जी का। और आप देखिए आपके पेज पे पेज नंबर 42 पे एक फ़ोटो है, उसमें उस समय के मंत्रिमंडल का पहला मंत्रिमंडल है 1948 में। इसमें आपको उस समय के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मंत्री सरकार में जो उस समय थे। बीच में नेहरू जी बैठे हुए, अबुल कलाम आज़ाद हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, राजगोपालचारी हैं। उसमें आप देखिए जो बाबा साहब के बगल में एक व्यक्ति हैं, वाइट कलर के कुर्ते पहने हुए हैं, वो जनसंघ के लीडर हैं। ये हिंदूवादी पार्टी इनको कहा जाता था। जनसंघ ही आज का भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें थोड़ा सा राइटिस्ट पार्टी माना जाता था, वैचारिक रूप से राइट विंग के थे। तो और नेहरू जी चूँकि
एक सेंट्रलिस्ट थे। कांग्रेस जो है वो सबको समाहित करके चलती थी, सेंट्रल आइडिया रखती थी, ना वो लेफ्टिस्ट थी ना राइटिस्ट थी, और एक तरीके से लिबरल थी। तो वैचारिक असमानताएं हैं दोनों लोगों में। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों में वैचारिक विषमताएं हैं, डिफ्रेंसिएशन है आइडियोलॉजिकल। लेकिन देखिए अपनी सरकार में भी इन्होंने इसको शामिल किया, अपने सरकार में इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को रखा। तो ये एक प्रकार से दिखा रहा है कि उस समय का जो सत्ता पक्ष था वो बिना किसी कोई पूर्वाग्रह नहीं था उनके मन में, किसी प्रकार का व्यक्तिगत या कोई और प्रकार की दुश्मनी नहीं थी, वैचारिक विभिन्नताएं थी और उसका सम्मान किया जाता था। तो इस प्रकार सत्ता पक्ष और विपक्ष का रिश्ता था। और हम देखेंगे बहुत सारे उस समय के सोशलिस्ट, हालांकि खुद जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट रहते थे, सोशलिज्म की तरफ उनका रुझान रहता था, वो खुद समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। और बहुत सारी बात मैंने कई बार किताबों में पढ़ी है कि एक समय ऐसा था कि गांधी जी को ये लगने लगा था कि कहीं नेहरू समाजवादी तबके में धड़े में न चला जाए, वो कहीं उससे बहुत इन विचारों से बहुत ज़्यादा ओतप्रोत होकर के कम्युनिज्म को न फॉलो करने लगे, क्योंकि समाजवाद ही साम्यवाद का एक प्री स्वरूप है, पूर्व स्वरूप है। तो गांधी जी ने नेहरू जी को लेकर के ये चिंता एक बार व्यक्त की थी, मैं कहीं पढ़ा था किसी किताब में। तो नेहरू जी का एक अप्रोच था समाजवाद की तरफ, और समाजवाद वैसे एक बहुत हीरोइज्म इसमें है भी। समाजवाद को अगर कोई बहुत ढंग से पढ़ ले, कम्युनिज्म को कोई बहुत ढंग से पढ़ ले, तो निश्चित मुझे लगता है कि वो बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकता। कुछ ऐसा आकर्षण ही है इन सारे विषयों में, समाजवाद में, साम्यवाद में, कम्युनिज्म में। और सबसे बड़ी विडंबना मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो हत्याएं हुई हैं, मास मर्डर हुए हैं, लोग मरे हैं, तो न विश्व युद्धों से मरे हैं, न महामारियों से मरे हैं, बल्कि इस विचारधारा के भेंट चढ़ गए हैं। चाहे वो रशिया में हुआ हो, चाहे वो क्यूबा में हुआ हो, चाहे वो चाइना में हुआ हो, वियतनाम में हुआ हो, चाहे भारत में हो रहे नक्सल आंदोलन, ये भी साम्यवाद से ही जुड़े हुए हैं, साम्यवाद की विचारधारा से ही लगे हुए हैं। तो नेहरू जी पे आते हैं। नेहरू जी थोड़ा सा समाजवादी अप्रोच के थे, उनको समाजवाद बहुत पसंद आता था, ये विचारधारा काफ़ी उनके नज़दीक थी। और चूँकि उस समय समाजवादी प्रणेता जब लोहिया और जेपी थे, जयप्रकाश नारायण करके और राम मनोहर लोहिया करके, तो नेहरू जी उन लोगों से भी बहुत आग्रह किया कई बार कि आप लोग आइए हमारे सरकार में सम्मिलित हो जाइए। बहुत चीज़ों पे उनसे राय लेने के लिए उनको बुलाते थे। और जिन दो लोगों का नाम मैंने लिया, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं समाजवाद के, और एक तरीके से भारत के निर्माण में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इस प्रकार से विपक्ष का निर्माण हुआ था उस समय, अपोजिशन का निर्माण हुआ था। पूरी तरीके से अपोजिशन गायब नहीं हो गई थी। आप आज जितनी पार्टियों को देखेंगे भारतीय राजनीति में, और उन पार्टियों के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसी समय से बने हुए हैं, आज़ादी के बाद 50-60 के दशकों में। और आगे की बात करें, राम मनोहर लोहिया की बात करें और जयप्रकाश नारायण की बात करें, तो इन लोगों की विचारधारा से निकले बहुत सारे लोग आज वर्तमान में स्टेट्स में बहुत अच्छी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देखिए, तो ये बिल्कुल लोहिया की विचारधारा पे चलती है। आप इनकी पार्टी बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को देखिए, तो एक ज़माने में ये भी लोहिया के चेले थे। उसके बाद नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, एच डी देवेगौड़ा, ये सभी लोग एक ज़माने में 70 के दशक में समाजवाद के बड़े लीडर माने जाते थे। 70 का दशक एक समाजवादी दशक था। 70-80 तक समाजवाद का आडंबर खूब फैला था। आपके भारतीय सिनेमा में भी समाजवाद फैला हुआ था। हम लोग इस पर शायद चर्चा भी किए हैं क्लास में, तो आगे भी आता रहेगा, क्योंकि पूरे साल भर हमको पूंजीवाद और समाजवाद को देखना है, भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी। तो अभी तक ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और इस प्रकार से हमारा अभी तक ये जो विपक्ष का रोल था हमने इसको देखा। आगे इस प्रकार से भारतीय राजनीति का प्रथम चरण समाप्त होता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार राजनीति 67 तक पहुंची कांग्रेस के वन पार्टी डोमिनेंस में,
और यहाँ तक पहुँचने के बाद 67 तक पहुँचने के बाद उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस को चुनौती देने वाले लोग आने शुरू हो जाते हैं, विपक्ष धीरे धीरे मजबूत होता रहता है। तो आगे हम इन चीज़ों का भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।